चलिए शुरू करें आपकी फिजिक्स की क्लास एक बार फिर से। आज हम फर्स्ट चैप्टर स्टडी करेंगे। फर्स्ट चैप्टर आपका जो है वो है विद्युत ऊर्जा, कूलॉम का नियम तथा विद्युत क्षेत्र। तो इसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है विद्युत आवेश क्या है, इसके बारे में जानिए। जब क्वेश्चन है आप लोगों से, हमने प्रकृति में इलेक्ट्रिक को कहाँ देखा? तो सभी ने देखा होगा इलेक्ट्रिक को, और हम लोगों ने कहाँ देखा? जब बादल आसमान में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तब हमें गड़गड़ाहट की आवाज आती है और इलेक्ट्रिक जो है वो चमकती हुई दिखाई देती है। और कई जगह जैसे हम सुनते हैं मच्छरदानी लगाते हैं तो चटपट की आवाज आती है और प्रकाश भी उत्पन्न होता है, ठीक है। और पत्थर को जब हम दूसरे पत्थर से रगड़ते हैं या पटकते हैं या हथौड़ा किसी पत्थर पर पटकते हैं तो देखते हैं कि वहां पर एक चिंगारी उत्पन्न होती है। वही चिंगारी क्या है? इलेक्ट्रिक। अब हमने देखा कि ये इलेक्ट्रिक कहाँ से उत्पन्न हो रही है, इसके बारे में अच्छी तरीके से जाना। तो किस प्रकार से जाना? बहुत पहले से ही जो वैज्ञानिक थे वो इन चीज़ों पर दिमाग लगा रहे थे। जैसे फोर्स, हमने अभी हाल बताया था फोर्स क्या है, तो फोर्स के बारे में पढ़ा था। और फोर्स के अलावा और भी हमने कुछ चीज़ें देखी। तो जैसे फोर्स है, बल है, तो बल हमने नेचर में देखा था गुरुत्वीय बल। जैसे हम कोई पत्थर है ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाता है, अर्थात अर्थ जो है वो वस्तु पर एक ऑटोमेटिकली फोर्स अप्लाई करती है। इसी प्रकार से हमने चुंबकीय बल को भी देखा था कि अगर हम एक वस्तु को रख दें दूसरी वस्तु के पास में, और एक वस्तु के पास यदि चुंबकत्व का गुण है और दूसरे के पास भी चुंबकत्व का गुण है, या एक के पास चुंबकत्व का गुण है एक के पास लोहे का गुण है, तो वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे या प्रतिकर्षित करेंगे। इस प्रकार से हमने चुंबकीय बल को भी देखा था और गुरुत्वीय बल को भी देखा था। लेकिन हमें एक और बल देखने को मिलता है नेचर में, वो कौन सा बल है उसके बारे में जानना जरूरी है। जैसे हमने अभी यहाँ एक चौक से आपके ब्लैकबोर्ड पर लिखा है लेसन 1 विद्युत ऊर्जा कूलॉम का नियम तथा विद्युत क्षेत्र। तो गुरुत्वीय बल हमने देखा था कि जब कोई कण जिसके पास द्रव्यमान हो, यदि वह ऊपर की ओर छोड़ा जाए तो वह ऑटोमेटिकली द्रव्यमान के कारण नीचे की ओर गति करता है। तो फिर ऐसा यहाँ क्यों नहीं अप्लाई हो रहा है? यहाँ पर जो चौक है बोर्ड पर चिपक गई है उसके पास भी कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, क्योंकि आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉन जो है वो आपको आंखों से दिखाई नहीं देता, परमाणु जो है वो भी आपको आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी उसके पास द्रव्यमान होता है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ तो आपने जो हमने देख किया है ये दिखाई दे रहा है, तो निश्चित ही इसके पास द्रव्यमान है। तो यदि द्रव्यमान है तो फिर ये नीचे की ओर क्यों नहीं गिर रहा? और इस प्रकार के हमने कई सारे एग्जाम्पल देखे, जैसे हम कपड़े पहनते हैं शरीर से चिपक जाते हैं, या हम बोल्ट पर नट को लगा देते हैं और नट लगाने पर वह नीचे नहीं गिरता है, उसमें कसा रह जाता है। क्यों? तो यहाँ से एक बात तो निश्चित हो रही है कि गुरुत्वीय बल और चुंबकीय बल को छोड़कर भी एक कोई बल है और उस बल के बारे में हमें स्टडी करना है। यहाँ पर एक बात तो क्लियर हो रही है कि मैटर के पास, पदार्थ के पास एक और फोर्स होता है और उस फोर्स के बारे में हमें जानना है। हालांकि वैज्ञानिक दौर में है वो जब से मनुष्य जाति पृथ्वी पे आई है तभी से कुछ ना कुछ खोजता आ रहा है मनुष्य, और लगातार खोजें चल रही है। और इसकी खोज बहुत पहले से ही हो चुकी थी और इसके बाद में हम आज अच्छी तरीके से भली भांति से परिचित थे। आवेश क्या है? खोज राजा महाराजाओं के समय से हो चुकी थी, लेकिन उसके बारे में इतनी अच्छी तरीके से नहीं जाना जाता था जितनी अच्छी तरीके से आज हम उसके बारे में जान सकते हैं। राजा महाराजा के समय में भी क्या होता था? वैद्य लोगों का समय था, वो भी पूर्वज वैज्ञानिक थे, वो भी कुछ ना कुछ रिसर्च करते थे, जड़ी बूटी लाते थे और कुछ ना कुछ तैयार करते थे और उसका एक्सपेरिमेंट भी करते थे और देखते थे कि उससे निष्कर्ष क्या निकलता है। उसी प्रकार के लगातार आगे विकास होता
एक्सपेरिमेंट चलते रहे और नई नई खोजें होती रही। राजा महाराजाओं के समय में जो वैद्य रहा करते थे तो वो भी व्यक्ति जो है पागल हो जाता था, तो उसको किस प्रकार से सही करते थे। जैसे आज हम सही करवाने के लिए ग्वालियर ले जाते हैं और ग्वालियर ले जाकर उसको क्या करते हैं, शॉक दिलाते हैं, बिजली के झटके दिलाते हैं और वो व्यक्ति ठीक हो जाता है। इसी प्रकार से राजा महाराजाओं के समय में क्या होता था कि कोई भी व्यक्ति अगर पागल हो गया तो उसको ले जाते थे वैद्य को और ले जाकर के एक गड्ढे में पटक देते थे, और पटकने के बाद उसको निकाल देते थे, व्यक्ति को ठीक हो जाता था। ऐसा क्यों? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक मछली के बारे में पढ़ा होगा, तारपीलो, जिसको विद्युत मछली भी कहा जाता है, और उसके पास क्या होता है, करंट उत्पन्न करने का गुण होता है। तो वो जिन पोखरों में पाई जाती थी उन पोखरों में क्या होता था, जो मछली रहती थी वो करंट उत्पन्न करती थी, और जैसे वैद्य लोग पागल व्यक्ति को उस गड्ढे में डाल देते थे तो बिजली से जो शॉक लगता था उस झटके से व्यक्ति ठीक हो जाते थे। वही प्रक्रिया आज भी हम यूज करते हैं, लेकिन आज क्या किया हमने, उस इलेक्ट्रिक का यूज कर लिया। धीरे धीरे हमने इलेक्ट्रिक को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित किया और उसका उपयोग करना प्रारंभ किया। धीरे धीरे वैज्ञानिक दौर आगे बढ़ा और हम लोगों ने देखा कुछ इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट किए। आज से लगभग कई वर्ष पूर्व, लगभग 2000 वर्ष पूर्व ये एक्सपेरिमेंट किए गए थे और इन एक्सपेरिमेंटों से कुछ निष्कर्ष नहीं निकल पाया, लेकिन ये प्रयोग 2000 वर्ष पूर्व किए गए थे। और वो प्रयोग क्या थे, एक वैज्ञानिक ने कांच की छड़, प्लास्टिक की छड़, कांच की छड़ को उन्होंने रेशम पर रगड़ा और प्लास्टिक की छड़ को उन्होंने बिजली की खाद पर रगड़ा। कांच की भी 2 छड़ें थी, प्लास्टिक की भी 2 छड़ें थी। कांच की छड़ को कहाँ रगड़ा, ऊन पर, रेशम पर, और रगड़ने के बाद दूसरी कांच की छड़ को भी रगड़ा और रगड़ कर एक दूसरे के पास ले गए। पास ले जाने पर उन्होंने देखा कि वो दोनों छड़ें एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही। फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट किया और दूसरा एक्सपेरिमेंट करने पर भी उन्होंने इसी तरह का निष्कर्ष पाया। क्या? प्लास्टिक की छड़ को उन्होंने बिजली की खाद पर रगड़ा, दूसरी प्लास्टिक की छड़ को उन्होंने बिजली की खाद पर रगड़ा और पास ले गए तो दूर जा रहे। फिर क्या किया उन्होंने, एक कांच की छड़ और एक प्लास्टिक की छड़, जो लगी हुई छड़ें थी, उनको पास ले गए। तो उनको पास ले गए तो वो दोनों एक दूसरे से आकर्षित हुए। तो ये चीज तो बहुत पहले हो चुकी थी, लेकिन इससे कुछ निष्कर्ष नहीं निकाल पाए। लेकिन दौर आगे बढ़ा और आगे बढ़ने के साथ साथ विलियम गिलबर्ट जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस प्रकार से फिर से प्रयोग को दोहराया और उससे कुछ निष्कर्ष निकाला। निष्कर्ष क्या निकाला? निष्कर्ष ये निकाला कि जब किसी वस्तु को अन्य वस्तु पर रगड़ा जाता है तो उसके पास आकर्षण करने का या प्रतिकर्षण करने का एक गुण उत्पन्न हो जाता है, और इसी गुण के आधार पर उन्होंने आवेश की खोज की। तो आवेश की परिभाषा यहाँ से क्या होती है कि जब किसी वस्तु को या पदार्थ को अन्य वस्तु पर रगड़ा जाए तो उसके पास किसी अन्य वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने का एक गुण उत्पन्न हो जाता है, जिसे आवेश कहा जाता है। जैसे हमने बचपन में कई सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं लेकिन उसके बारे में जानते नहीं। जैसे स्केल है, स्केल को हम बचपन में बालों में ऐसे ऐसे घसीट करके और कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को इत्यादि के पास ले जाते हैं तो चिपक आती है, उस स्केल से चिपक जाते हैं। लेकिन उसके बारे में हम जानते नहीं, हम कहते हैं ये जादू पूरा खेल हो रहा, देखो ये देखो ये। लेकिन वो क्या है, वो आवेश है जिसके कारण से वो वस्तु जो है वो आकर्षित हो रही है। और ये जो आवेश होता है ये कितने प्रकार का होता है? तो ये जो होता है ये 2 प्रकार का होता है। और कौन कौन सा? नंबर 1 धनावेश, नंबर 2 ऋणावेश। और इसको धनावेश और ऋणावेश नाम दिया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। अमेरिकन वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसको नाम दिया धनावेश और ऋणावेश। अच्छा, धनावेश और ऋणावेश नाम देने का एक महत्वपूर्ण रीजन है, कारण है। वो क्या है? तो आवेश के पास कुछ गुण और भी होते हैं जिसके कारण से उन्होंने
इसे धनावेश और ऋणावेश दो प्रकृतियों में विभाजित कर दिया कि आवेश के पास दो प्रकार की प्रकृति होती है, धनावेश और ऋणावेश। वो क्यों होती है? वो इसलिए होती है कि यदि हम केमिस्ट्री में देखें, हमने आपको दो पदार्थ दिए, दो पदार्थ कुछ भी कंपाउंड दे दिया, एक आपको 10 ग्राम दे दिया, एक 5 ग्राम दे दिया और कहा कि इनको मिला करके नया पदार्थ बनाओ और उसका वेट भी बताओ कि कितना है। जैसे हमने आपको 1 किलोग्राम चीनी दे दी, 1 किलोग्राम जल दे दिया और कहा कि दोनों को मिलाओ और बताओ कि इसका वजन कितना है। तो आपने दोनों को मिलाया और मिला के आपने फिर से उनको तोड़ा, तोड़ने पर क्या पाया? 1 किलोग्राम आपने चीनी मिलाई, 1 किलोग्राम पानी मिलाया और मिलाने के बाद चीनी का घोल बना, वो 2 किलोग्राम का, अर्थात क्या हुआ? जुड़ गया। और इसी प्रकार से हम अपने दैनिक जीवन में कई चीजें देखते हैं कि दो चीजों को मिलाने पर क्या होता है? वो जुड़ जाती है। लेकिन आवेश को जोड़ने पर एक अलग ही प्रकृति हमें देखने को नहीं मिलती। किस प्रकार की? तो हमने आवेश को जब देखा कि आवेश दो प्रकृति के हैं, धनावेश की है, ऋणावेश की है। लेकिन धनावेश और ऋणावेश नाम देने का रीजन ये रहा कि गणित में हम देखते हैं यदि हम कोई संख्या ले लें -4 और +4, -4 और +4 दोनों को ही जोड़े तो क्या निकलेगा? 0। अर्थात +3 और -3 दोनों संख्याओं को जोड़ रहे हैं, प्लस की संख्या और माइनस की संख्या, तो निष्कर्ष निकल रहा 0। इसी प्रकार से धनावेश और ऋणावेश दोनों को यदि मिला दिया जाए तो आवेश जो है वो समाप्त हो जाता है। कैसे? तो जो हमारे पास एक कांच की छड़ थी उन पर लगी हुई और दूसरी प्लास्टिक की छड़ थी बिजली की खाद पर लगी हुई, जब हमने दोनों को स्पर्श कराया वो आकर्षित हुई और स्पर्श कराने पर उनका जो आवेश है वो खत्म हो गया। हमने उनको अलग किया, फिर पास ले गए, फिर उन्होंने उसको आकर्षित नहीं किया। इससे निष्कर्ष ये निकला कि आवेश क्या हुए? एक दूसरे से मिलकर के खत्म हो गए, 0। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने मैथ से ये टॉपिक लिए धनावेश और ऋणावेश, और इस प्रकार से धनावेश और ऋणावेश मिलकर के 0 हो जाता है। तो ये कि धनावेश और ऋणावेश दोनों को मिलाया जाए तो आवेश 0 हो जाता है। लेकिन शर्त ये है कि आवेश जो है उनका परिमाण बराबर